हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। तो आज का करंट अफेयर सेशन बहुत दमदार है, तो आप सभी लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एस्पाइड्स का उद्देश्य क्या है? तो बताइए, ये रेड सी में एक मिशन शुरू किया गया है, मिशन एस्पाइड्स। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा, तो क्या है इसका उद्देश्य? ये ईरान में ईरान समर्थित जो हैती विद्रोही हैं, उनसे जो मालवाहक जहाज हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए ये यूरोपियन यूनियन द्वारा ये एक नौसैनिक मिशन है, इसे शुरू किया गया है, जिसका नाम है मिशन एस्पाइड्स। तो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि मिशन एस्पाइड्स क्या है। तो इतना याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू किया गया और कहां पे? रेड सी में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसमें डिटेल्स में पूरा दिया गया है। यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्थित हैती रिबेल्स के संभावित हमलों से बचाने के लिए मिशन एस्पाइड्स शुरू किया गया है। यूरोपीय संघ के इस नौसैनिक मिशन में लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के पानी में युद्धपोतों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को तैनात करना शामिल है। इसमें कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं? इसमें कौन-कौन से भाग ले रहे हैं? इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम शामिल है। और इसमें देखिएगा, ये लारिसा ग्रीस में तैनात है। कौन सा? ये हैथी, ये हौती लिखा है, लेकिन इसे हिंदी में हौथी हैथी पढ़ेंगे, हैथी रिबेल्स। इनके जवाब में आग लगाने के लिए अधिकृत है। मिशन शुरू में 1 वर्ष के लिए योजनाबद्ध है, यानी एक वर्ष के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया, तो 1 वर्ष तक निरंतर चलता रहेगा। फिर आगे जब इन्हें आगे स्टार्ट करना होगा तो फिर से बैठ के अपनी बुला के स्टार्ट करेंगे। ये देखिए रेड सी, जैसे ये देखिए रेड सी, ये है, ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अदन है। और यहाँ पे जो रिबेल्स हैं, हैती रिबेल्स, यहाँ पे अटैक करते हैं। जब यहाँ से मालवाहक जहाज गुजरता है तो ये यहाँ पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएमएसएचए योजना के तहत 740 करोड़ रुपए सुरक्षित किए हैं? इस योजना में पीएम ऊषा जो स्कीम चलाया गया है, ये किस स्टेट के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके डिटेल्स में जान लेते हैं क्या है। पीएम ऊषा योजना उत्तर प्रदेश से 740 करोड़, ये उत्तर प्रदेश को देखिए 740 करोड़ रुपए मिले हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 740 करोड़ रुपए मिले हैं, जो भारत में सबसे अधिक है। यानी इस स्टेट को सबसे ज्यादा 740 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये शिक्षा मंत्रालय के तहत स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर योजना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी, इसके अनुरूप राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इन्हें ये फंड दिया जा रहा है। पीएम ऊषा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित मानदंडों को अनुरूप पर जोर देता है, यानी ये जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये इसके तहत ये चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITIGA की तीसरी बैठक की मेजबानी की है? तो बताइए, AITIGA की तीसरी बैठक किसने आयोजित किया है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो कहां पे किया गया है गाइस? तो देखिए, ये
कहां पर किया गया? ज्वाइंट न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पे? न्यू दिल्ली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? इंडिया। इंडिया में स्टार्ट किया गया है, बैठक हुई है। इसमें क्या हुआ? आसियान भारत माल व्यापार समझौते संयुक्त समिति की बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 नई दिल्ली में हुई है। जो ये देखिए योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2009 के समझौते पर ये योजना हस्ताक्षर हुई थी। इसके बाद इसकी तीसरी बैठक थी। 2009 के बाद जब इस पर हस्ताक्षर सभी लोगों ने किया था, सभी देशों ने, तो इसके बाद से तीसरी बैठक है। इसकी 2022 में उप समितियां शुरू की गई। कितनी? 8 उप समितियां। और पारस्परिक लाभ को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। हाल ही में बैठक में बातचीत की प्रगति आकलन किया गया। आगे विचार विमर्श के लिए फोकस क्षेत्रों की पहचान के लिए की गई है बैठक और निरंतर बातचीत के लिए उप समितियों को निर्देशित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा आसियान भारत माल व्यापार समझौता कहां पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ था और पहली बार इस पर ये 2009 डेट याद रखिएगा, ईयर ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो बताइए दोस्तों, ये मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश। इसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश का 2024-25 वार्षिक बजट पर्यावरण की चिंताओं को प्राथमिकता देता है। यानी हिमाचल प्रदेश जो है इसका बजट पर्यावरण पर निर्धारित है। जो बजट अब की 2024-25 में इन्होंने जारी किया गया है, तो उनमें पर्यावरणीय चिंता को लेकर ये बजट जारी किया गया है। इसमें स्नातकोत्तर शोधकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री हरित छात्रवृत्ति योजना का अनावरण किया गया है और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने 17 फरवरी की प्रस्तुति में जलवायु परिवर्तन के खतरों पर जोर दिया है। यानी पर्यावरण को संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है और जिला पंचायत स्तरों पर योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा। इसमें देखिएगा, इसमें लक्ष्य क्या है? इसमें राज्य का लक्ष्य कृषि और बागवानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इतना याद रखिए, कृषि बागवानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जर्मन विकास एजेंसी इसमें शामिल है के साथ सहयोग करना है ताकि प्रभावी शमन के लिए आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम बाइलिंगुअल लेकर आए हैं, तो जिन बच्चों को अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में देख सकते हैं, अदरवाइज आप हिंदी में देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनकी जो नेशनल काउंसिल बनी थी, तो कथन देखिए, कथन पहला क्या है? यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे, कितने कथन सही हैं। तो देखिए पहला सही है। दूसरा देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। और इसमें वही शक्तियां हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे कितने कथन सही हुए? केवल एक। चलते हैं विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यह भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये जो भी लाया था ट्रांसजेंडर के लिए, ये एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों यानी अधिकारों का संरक्षण जो है अधिनियम जो आया था 2019 के प्रावधानों को कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए जो हमारी सोसाइटी है इसमें सरकार ने सिफारिशें अपनी तरफ से लाई थी। ठीक है, और देखते हैं केंद्रीय सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वहां पे क्या था, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अध्यक्ष बताया गया था, इसलिए वो गलत था। कौन होता है इसका अध्यक्ष? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। और देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। देखिए जो राज्य मंत्री होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं, बाकी केंद्रीय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंध नीतियों जो पॉलिसी लाई जाती है और जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कानून और परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देता है ये दोनों लोग जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, कि उनको समाज में और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो उन्हें आप लोग देखिएगा। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। तो क्या सही है? इसमें क्या पूछा गया कथन में, ये कथन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कथन क्या पूछा गया है, कितने सही है? तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये देखिएगा इसमें से इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 शामिल है। तो यह क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही है। इस परियोजना को संचार मंत्रालय के तहत बनाए गए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित है। ये सही है या नहीं? ये भी सही है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑल थ्री यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। चलिएगा थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये ANOFN अक्टूबर 2011 में, देखिए अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था और ये 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है हमारे देश में गांव में ये सबसे बड़ा है। ये गांव को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। इस परियोजना में निष्पादन रणनीति में बदलाव करना और अंतिम मील तक फाइबर कनेक्शन प्रदान करने के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों को नियोजित करना शामिल है, जिसमें 2.5 वर्षों में कनेक्टिविटी की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये इंटरनेट से जुड़ा मामला है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सके, इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध की जा सके। यानी आजकल तो सभी चीजें इंटरनेट से ही जुड़ी हुई हैं, तो ये एक अहम हिस्सा हो गया है लाइफ का। कभी जैसे हुआ कि यहाँ पे शहरों में तो होता है स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर करके सब कुछ भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, लेकिन गांव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब धीरे धीरे गांव में भी ये सुविधा उपलब्ध होने लगी है। किस कारण? यही कारण है कि इंटरनेट की पहुंच गांव तक बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन स्पाइट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो बताइए कि मिशन स्पाइट्स अभी हमने बताया था, शायद पहला ही क्वेश्चन था। तो मिशन स्पाइट्स तो किससे संबंधित था? लाल सागर, ये रेड सी में यानी लाल सागर में मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैभव स्कीम। तो बताइएगा साथियों, वैभव स्कीम जो है एक इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आइए हिंदी में देखते हैं। वैभव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका उद्देश्य भारतीय स्टेम प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ना है। यह फेलोशिप उत्कृष्ट वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों के लिए खुली है जो अपने अपने देशों में अनुसंधान गतिविधियों में
सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो क्या होगा, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये दोनों सही है। ठीक है, इसमें जो भी बताया गया है सब सही है। यानी इसका उद्देश्य भारतीय स्टेम, स्टेम का मतलब समझ रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल, इसका फुल फॉर्म है। इधर देखिए पूरा हम डिटेल्स में लाए हुए हैं। तो इधर देखिए, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव भारतीय स्टेम प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ने के लिए एक फेलोशिप कार्यक्रम चला गया, जिसे वैभव स्कीम कहते हैं। और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। फेलोशिप अनुदान देखिए, इसमें फेलोशिप में अनुदान कितने मिल रहे हैं रुपए, 4 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास और आकस्मिकताएं शामिल होगी, यानी इमरजेंसी भी शामिल होगी, सब कुछ शामिल है इसमें। यह योजना संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो फेलो के अनुसंधान कार्य के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट। तो ये जो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट आई है, तो क्या कहता है कथन, इसमें से गलत कथन चुने। गलत, या वैश्विक या विश्व आर्थिक और यूएनईपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की खपत 2060 तक 60% बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। सॉरी, इसमें ओनली 2, ये गलत स्टेटमेंट है, पहला वाला सही है, तो हमें गलत चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा इधर 2024 में जो है ये इसका ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया, इसके द्वारा यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनईपी नैरोबी केन्या में। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल ऑफ यूएन, इसका उद्देश्य क्या है साथियों, इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर संसाधन उपयोग की स्थिति और प्रभाव तथा दृष्टिकोण पर नियमित रिपोर्टिंग प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय संसाधन पैनल को दुनिया भर में संसाधनों के हमारे उपयोग को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान का निर्माण और साझा करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन साथियों खत्म हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा सेशन कैसा रहा और मजा आया पढ़ने में या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।